हेलो एवरीवन, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका दिव्या। आज हम करेंगे 9वीं और 10वीं कक्षा का एक महत्वपूर्ण विषय अपठित गद्यांश। सबसे पहले इसका अर्थ समझेंगे। अपठित, जो पहले पढ़ा ना गया हो। गद्यांश, गद्य का अंश, अर्थात वह अंश जिसे पहले पढ़ा ना गया हो, उस गद्य के अंश को कहते हैं अपठित गद्यांश। अब हम इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देंगे। जैसे अपठित गद्यांश में जो भी बात बताई जाती है उसे हमें किस तरह से विस्तृत जानकारी के साथ लिखना है या नहीं। अपठित गद्यांश के दो प्रकार से आते हैं। पहला प्रकार विकल्प के साथ, दूसरा प्रकार विकल्प के बिना। अर्थात जब आपको ऑप्शन दिए जाते हैं तो वो गद्यांश होते हैं विकल्प के साथ के अपठित गद्यांश। अगर आपको ऑप्शन ना दिए जाए, आपको सिर्फ उत्तर लिखने के लिए कहा जाए, तो वो होते हैं हमारे बिना विकल्प के अपठित गद्यांश। अब हम इससे जुड़ी कुछ एक महत्वपूर्ण चर्चाओं पर बात करेंगे। जैसे अपठित गद्यांश में जो भी भाषा लेखक ने प्रयोग की है, हमें एज इट इज, ज्यों की त्यों उसी का प्रयोग नहीं करना होता, और शब्दों की जो मात्रा है वो भी हमें कम रखनी होती है, इवनली अंक के हिसाब से। अगर 1 अंक का प्रश्न है तब हम 1 या 2 पंक्ति में, वाक्य में उसका आंसर दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 3 पंक्तियां ही वो हो सकती है। यदि 2 अंक का प्रश्न है तब हम 3 से 4 वाक्य में उसका उत्तर लिख सकते हैं। अधिक से अधिक उसमें 5 पंक्तियां हो सकती है। तो ये था अंकों के हिसाब से उत्तर को लिखना। अपठित गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर देते हुए सबसे पहले हमें उसे ध्यान से पढ़ना चाहिए। उसके बाद हमें उत्तर जहाँ जहाँ आए उन लाइनों को, उन वाक्यों को रेखांकित करना चाहिए। उसके बाद जब उत्तर हमें लिखना हो तो हमें जैसी अपठित गद्यांश में भाषा दे रखी है उसी सेम भाषा का प्रयोग नहीं करना होता, क्योंकि अगर हम उत्तर ज्यों का त्यों लिख देते हैं तो वो हमारे उत्तर का सही उत्तर नहीं बनता है। उसके बाद बारी आती है शीर्षक की। शीर्षक हमारा कुछ ही शब्दों में होता है, जैसे 2, 3 या 4 शब्दों तक। शीर्षक हमें ऐसा लेना चाहिए जो कि गद्यांश में या तो शुरुआत में मिल जाए या गद्यांश के अंत में मिले। अगर हमें शीर्षक उसमें नहीं पता लग रहा है तो हमें पूरे गद्यांश के भाव के अनुसार शीर्षक को लिखना चाहिए। गद्यांश का शीर्षक स्पष्ट, सरल तथा सीमित शब्दों में ही होना चाहिए, जो पढ़ने वाले पर अपना एक आकर्षक प्रभाव छोड़ सके। गद्यांश के साथ साथ हमें पद्यांश को भी समझना अति आवश्यक है। पद्यांश या काव्यांश एक ऐसा रूप है जो कि कविता का कुछ अंश जिसमें से लिया होता है। अपठित काव्यांश और गद्यांश का सेम ही मेथड है, बट कहीं ना कहीं जो ज़रूरी बातें हैं वो ये है कि अपठित काव्यांश को करते समय हमें अर्थ नहीं, भाव को समझना चाहिए। भाव को समझकर ही हमें काव्य में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए। उसके बाद है उत्तर काव्य के रूप में नहीं, वाक्य के रूप में देने चाहिए। जब भी कोई कवि अपनी कविता को प्रस्तुत करता है तो वो काव्य के रूप में लिखता है, परंतु उससे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देते हुए हमें वाक्य के रूप में उसे लिखना होता है। उसके बाद है उत्तर खुद के ज्ञान से नहीं लिखना चाहिए। उत्तर हमें लेखक या कवि के ज्ञान के अनुसार लिखने चाहिए, और शब्द कुछ सीमित मात्रा में ही हो, जैसे मैंने पहले ही बताया है, अंकों के अनुसार। इसमें हमें
लेखक या कवि के अनुसार सोचकर ही उत्तर को लिखना चाहिए। अब हम एक उदाहरण के द्वारा गद्यांश को अच्छी प्रकार से समझेंगे। आपके सामने अब एक गद्यांश दिया गया है। नारी त्याग और तपस्या की विभूति है। इन्हीं दोनों तत्वों के समन्वय से हमारी आर्य नारी का स्वरूप संगठित हुआ है। नारी जीवन का मूल मंत्र है त्याग, और इस मंत्र को सिद्ध करने की क्षमता उसे प्रदान की है तपस्या ने। हम ठीक ठीक नहीं कह सकते कि उसके जीवन के किस अंग में इस महान तत्वों के विकास का दर्शन हमें नहीं मिलता, परंतु यदि हम उसके पूर्व जीवन को तपस्या का काल और उत्तर जीवन को त्याग का काल मान ले तो अनुचित नहीं होगा। नारी के 3 रूप हमें दिख पड़ते हैं: कन्या का रूप, भार्या रूप, मातृ रूप। कौमार्य काल नारी जीवन की साधनावस्था है, उत्तर काल उस जीवन की सिद्ध अवस्था है। हमारी संस्कृति के उपासक संस्कृत कवियों ने नारी की इन तीनों अवस्थाओं का चित्रण बड़ी ही सुंदरता से किया है। अब इससे संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न, नारी के स्वरूप के 2 मुख्य तत्व कौन कौन से हैं? अब देखिए, इसमें तो पहले बताया गया था कि जीवन का मूल मंत्र है त्याग। इस मंत्र को सिद्ध करने की क्षमता उसे प्रदान की है तपस्या ने। तो हमने एज इट इज यही वर्डिंग नहीं लिखनी है, हमने इसमें से एक अपना उत्तर बनाना है। हमें लिखना है त्याग और तपस्या नारी के 2 मुख्य तत्व हैं। अगला प्रश्न, लेखक ने नारी के कौन से 3 रूप व्यक्त किए हैं? तो नारी के 3 रूप है कन्या, भार्या और मातृ रूप। प्रश्न आगे, नारी में त्याग की भावना किस प्रकार विकसित हुई है? नारी में त्याग की भावना तपस्या से उत्पन्न हुई है। आगे, आपके विचार से नारी का कौन सा रूप सर्वोत्कृष्ट है? तो हमारे हिसाब से जो भी आपको, हमारे विचार से नारी का जो भी रूप आपको सबसे अच्छा लगता हो वो हमने बताना है कि नारी का मातृ रूप सबसे सही है। आगे प्रश्न, इस गद्यांश का शीर्षक लिखें, जो कि सभी गद्यांश का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। गद्यांश का शीर्षक, गद्यांश का शीर्षक हमें ऐसा लेना है जो कि पूरे गद्यांश का भाव स्पष्ट कर रहा हो, जो इसका निष्कर्ष हो, निचोड़ हो। तो इस गद्यांश का शीर्षक निकलता है तपस्या और त्याग की मूर्ति नारी, जो कि इसकी पहली पंक्ति से भी स्पष्ट होता है। अब हम अपठित काव्यांश का भी एक उदाहरण करते हैं। लिखा गया है, मैं तो मात्र मृतिका हूँ, जब तुम मुझे पैरों से रौंदते हो, हल के फाल से विदीर्ण करते हो, तब मैं धन धान्य बनकर मात्र रूपा हो जाती हूँ। जब तुम मुझे हाथों से स्पर्श करते हो तथा चाक पर चढ़ाकर घुमाने लगते हो, तब मैं कुंभ और कलश बनकर जल लाती तुम्हारी अंतरंग प्रिया हो जाती हूँ। जब तुम मुझे मेले में मेरे खिलौने रूप पर आकर्षित होकर मनचले लगते हो, तब मैं तुम्हारे शिशु हाथों में पहुंचकर प्रजा रूप हो जाती हूँ। तो ये थे आपके काव्यांश से संबंधित प्रश्न है। मिट्टी के विविध रूपों का निर्माण करता कौन है? तो इसमें कहीं पर भी ये नहीं बताया गया है कि मिट्टी का विविध रूपों का निर्माण करता कौन है। तो इसमें से हमें खुद ने ढूंढना है कि उसे हल के फाल से कौन चलाता है, चाक पर कौन चढ़ाता है, वो है मानव। तो इसका आंसर उत्तर होगा मानव। दूसरा प्रश्न, मृतिका कविता में मनुष्य की किस शक्ति का उल्लेख किया गया है? तो आप एस्टीज कोई भी लाइन उठा के नहीं लिखनी है। आपने सबसे पहले ध्यान पूर्वक काव्यांश को पढ़ना है, उसके बाद आपको पता लगेगा कि मनुष्य के पुरुषार्थ की शक्ति का उल्लेख किया गया है। वो अपने पुरुषार्थ की शक्ति के बल पर ही उसे धन धान्य भी बना सकता है और कुंभ या कलश का या खिलौने का रूप दे सकता है। आगे है तीसरा प्रश्न, मृतिका मात्र रूपा कब होती है?
मृत्तिका मात्र रूपा धन धान्य से पूर्ण बनकर होती है। उसके बाद अगला प्रश्न, मृत्तिका को हाथों से स्पर्श करने पर क्या होता है? मिट्टी को हाथों से स्पर्श करने पर कुंभ और कलश के रूप में जल लाती अंतरंग प्रिय बन जाती है। अगला प्रश्न, मिट्टी को हल के फाल से विदीर्ण करने पर क्या होता है? जब मिट्टी को हल के फाल से हम उसको उथल पुथल करेंगे तो वो ज़्यादा उपजाऊ बनती है। तो इसका उत्तर हमने लिखना है कि मिट्टी को हल के फाल से विदीर्ण करने पर वह उपजाऊ बनती है। तो ये थे बच्चों आपके अपठित गद्यांश और काव्यांश, जो कि आपने बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़कर फिर ही अपने उत्तर देने होते हैं। उम्मीद करती हूँ